हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाइए और शुरू करते हैं आज की क्लास पॉलिटिकल साइंस। आज हम लेकर के आए हैं बहुत दिनों से पॉलिटी की टेस्ट नहीं हुई थी, तो आज हम पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आए दोस्तों। और ये टेस्ट नंबर होगा आपका 26 नंबर। और इसमें हम लोग देखेंगे पॉलिटी के 40 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन रूप से 6 to 10 तक के लिए हम बनाए हैं। ये 6 to 10 एनसीईआरटी से हम ये कर ले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर देखिए आपको बीपीएससी प्री 2 का आपको एनसीईआरटी 6 to 10 एमसीक्यू नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। जिनको चाहिए फटाफट ले लीजिए, अब समय नहीं है, बिल्कुल आपके पास अब समय नहीं है दोस्तों। मात्र आपके पास 15 दिन, अब मान के चलिए आपके पास समय है ना, 15 से 20 दिन। 20 दिन भी अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम 7 से 10 के बीच में है। तो आज देखिए 18 तारीख हो गया, तो मान के चलिए कि 15 से 20 दिन के बीच में आपके पास समय है। इतना दिन में आप उसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बीपीएससी सेकेंड फेज का आज होगा टेस्ट नंबर आपका 26। सामाजिक विज्ञान का डेली टेस्ट होती है रात में 9 बजे से, ठीक है। और ये एनसीईआरटी पर आधारित है आपका सेकेंड फेज के लिए। तो ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जहां आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना होगा। और वहां पर 351 चार्ज है जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड हो जाएंगे एनसीईआरटी 6 to 8 और 9, 10th सामाजिक विज्ञान के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों सेक्शन का आपको उपलब्ध हो जाएगा। चैप्टर वाइज मिल जाएगा एनसीईआरटी का, तो आप वहां से उसको रिवीजन करते रहिएगा। और जो टेस्ट होता है डेली उसको करते रहिए और एनसीईआरटी बुक आप पढ़ते रहिए। बस इतना कर लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, कोई नहीं हारने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। वीडियो को थोड़ा सा एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। पहला सवाल है कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है? बताइए, संप्रभुता जो है ये राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है दोस्तों? जिनबोंदा, हॉब्स, रूसो या एक से अधिक या एक से कोई नहीं। इस बार भी आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी बात है कि निगेटिव नहीं है। लेकिन हम एक बार फिर कहेंगे कि निगेटिव रहना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए निगेटिव रहने से बेनिफिट है दोस्तों। लेकिन इस बार निगेटिव भी नहीं है और इस बार भी 5 ऑप्शन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इसी अनुसार से। तो पहला का आंसर क्या होगा कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है? तो जिनबोंदा के द्वारा यह कहा गया है। जिनबोंदा कौन था बताइए? तो देखिए, जिनबोंदा की एक पुस्तक है और उसी पुस्तक में दोस्तों संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। उस पुस्तक का नाम है 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक। आप नोट कर लीजिएगा, 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक बुक में संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जिनबोंदा के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। दूसरा प्रश्न है कि पंचायत समिति के प्रधान सचिव कौन करते हैं? बताइए, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? बताइएगा, है ना। जो पंचायत समिति होता है उसके प्रधान जो होते हैं उनका चुनाव कौन करते हैं, ये आपको बताना है। तो इनका चुनाव करता है दोस्तों सरपंच है, उप सरपंच है, पंचायत समिति के सदस्य हैं। तो ये किया जाता है सदस्य के द्वारा। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 3 नंबर कि निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? केंद्र राज्य संबंध से किसका यहां पर संबंध है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। पॉल पल्लवी रिपोर्ट, राजमन्नार समिति रिपोर्ट, करारोपण प्रणाली जांच रिपोर्ट, क्या होगा जो यहां पर केंद्र राज्य संबंध से जुड़े हुए हैं? तो ये रिपोर्ट है दोस्तों और उस रिपोर्ट का नाम है राजमन्नार समिति रिपोर्ट। जी हां, राजमन्नार समिति रिपोर्ट जो है ये संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है आपका। और ये जो आपका रिपोर्ट है ये आपका 1969 की ये घटना है। 1969 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु पीवी मन्नार की अध्यक्षता में
3 सदस्यीय की गठन की गई थी। तो ये 1969 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा, तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 114 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। संघीय सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, संघ सरकार, राज्य सरकार, है ना। तो संघीय सरकार का यहां पर पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है दोस्तों। ऑप्शन है संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो केंद्र सरकार जो है, संघीय सरकार जो है, इसका जो महत्वपूर्ण लक्षण है कि संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, यही इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट भी करते चलना है ना, ताकि कमेंट करने से याद हो जाएगा, लिखने से याद होता है बार बार। ठीक है, जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा आपको याद होगा। ठीक है, चलिए संघात्मक जो शासन है, जैसे संघीय जो सरकार है, इसकी आखिर विशेषता क्या होती है, तो संविधान की सर्वोच्चता इसको कहा जाता है ना। लिखित संविधान है हमारे संविधान में। संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का यहाँ पर विभाजन है दोस्तों। तो इसी को कहते हैं हम क्या, संघीय सरकार आपका। ठीक है, संघीय सरकार की व्यवस्था कहां से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है। और संसदीय सरकार कहां से ली गई है, तो ये आपको ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है कि कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है किसमें। कल्याणकारी राज्य दोस्तों किसमें संश्लेषण है। ऑप्शन है उदारवाद और समाजवाद, समाजवाद और साम्यवाद, साम्यवाद और आदर्शवाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कल्याणकारी राज्य का जो मूलतः जो ये इसका वर्णन जो है वो उदारवाद और समाजवाद का विश्लेषण है दोस्तों, है ना। उदारवाद और समाजवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है उदारवाद और समाजवाद। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका 116 नंबर सवाल कह रहा है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग, जी हाँ, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये अनुच्छेद कितने के तहत लगता है, तो बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। अनुच्छेद 61, है ना, याद है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये कह रहा है दोस्तों कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है, एक न्यायिक प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है या वैधानिक प्रक्रिया है। देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है ये एक न ही न्यायिक है और न ही वैधानिक है दोस्तों, ये हो जाएगा एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। ये जो महाभियोग जो लगाया जाता है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, और अनुच्छेद 61 के तहत इसको लाया जाता है। और राष्ट्रपति को महाभियोग लाने से 14 दिन पहले उनको सूचना दे दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना, लाने से पहले 14 दिन पूर्व उसकी सूचना दे दी जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जिस सदन में मतलब कि ये महाभियोग लाया जाता है, प्रस्ताव ये लाया जाता है, उस सदन का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा कि उस सदन का कितने सदस्य, तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि लोकसभा में आया या राज्यसभा में आया, तो जिस सदन में भी पहले प्रस्ताव लाया जाता है तो उस सदन का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना जरूरी है, और 14 दिन पहले इनको सूचना देना जरूरी है। ये सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर, कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। देखिए हमारा जो संविधान है दोस्तों, हम इसमें 3 सूची है, एक तो राज्य सूची है ना, एक संघ सूची है, और एक आपका क्या है, समवर्ती सूची है। राज्य सूची पर कानून राज्य बनाएगा, संघ सूची पर संघ बनाएगा यानी कि केंद्र बनाएगा, और समवर्ती पर दोनों मिलकर बनाएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से वो 2 अनुच्छेद हैं जिसमें शक्तियों के वितरण को विनियमित किया गया है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा।
है ना। भारतीय संविधान में 3 सूची है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद जो है 245 और अनुच्छेद 246 जो है ये शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है ना। 245 और 246 जो है ये है केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची के बीच जो शक्ति है ना, किस पर कानून कौन बनाएगा, तो ये जो है 245 और 246 में ये वितरण विनियमित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और केंद्र राज्य जो संबंध है वो आपका भाग 11 में इसका वर्णन भी किया गया है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 18 नंबर। कह रहा है कि किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहां कोई संविधान नहीं है। जी हां, वो कौन सा देश है जहां कोई संविधान ही नहीं है दोस्तों। ऐसे तो हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारतीय संविधान, वो भी लिखित संविधान है। लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन का संविधान है, जो ब्रिटेन का संविधान है दोस्तों, वो जो संविधान है वहां संविधान है ही नहीं, है ना, क्योंकि वहां पर कोई लिखित संविधान है ही नहीं। ठीक है, कुछ नहीं लिखा गया है, सब मौखिक रूप में है। ठीक ना, तो वो है आपका ग्रेट ब्रिटेन, और ब्रिटेन आपका ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में कहा गया है कि यहां कोई भी संविधान नहीं है, और यह विश्व का इकलौता देश है जिसके संविधान का निर्माण न तो किसी योजना अनुसार हुआ है और न ही इसे लिखित स्वरूप में लिखा गया है। ठीक है, यह मौखिक रूप में यहां पर संविधान है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 119, और वीडियो को एक लाइक भी करते चलिएगा सभी लोग। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, क्या हमसे दुश्मनी है कहा, है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो एक लाइक कर दीजिए, ताकि देखिए अभी छठ पूजा चल रहा है ना, फिर भी समय निकाल करके आप सभी के लिए हम वीडियो बना देते हैं, लाइव आ जाते हैं, ताकि आप सभी की तैयारी होते रहे दोस्तों, है ना। आपकी तैयारी जब तक नहीं होगी तब तक हमें मन नहीं लगता, जब तक क्लास नहीं लेते तब तक लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा। ठीक है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि कम से कम एक लाइक कर दे, उससे हमको पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बस एक अच्छा लगता है कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा, एक लाइक कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है। देखिए अभी बताए थे आपको 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो वो कौन सा जो विषय दिया गया है, शिक्षा है, रेल है, निर्वाचन है, जो संघ सूची का नहीं है, बताइए वो कौन सा संघ सूची का नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट अपना कमेंट करते चलिएगा दोस्तों। देखिए रेल जो है ना ये संघ सूची का आता है। रेल पर कुछ भी कानून नियम बनता है तो क्या कोई केंद्र बनाती है? नहीं, एक संघ सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। निर्वाचन, तो निर्वाचन से संबंधित भी कुछ कानून बनता है तो वो केंद्र ही बनाती है। लेकिन जो शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा ये आपको आ जाएगा किस में, तो इस पर राज्य सरकार इस पर मतलब कानून बनाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर शिक्षा। देखिए शिक्षा राज्य भी बनाएगी, इसमें केंद्र भी बनाएगी। शिक्षा एक्चुअली आ जाता है समवर्ती में आ जाएगा। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, शिक्षा जो आ जाएगा वो समवर्ती में आ जाएगा, क्योंकि इस पर राज्य भी बनाती है कानून और केंद्र सरकार का भी इस पे कानून होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, चलिए शिक्षा जो था ना वो पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसको समवर्ती सूची में डाला गया था 1976 में। तो ये भी आपसे अगर पूछे कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में इसको समवर्ती सूची में डाला गया। पहले ये सूची दोस्तों, पहले जो शिक्षा था 1976 से पहले ये राज्य सूची का विषय था। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो घुमा करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न है 120 नंबर की, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया, विल टू पावर, एम के गांधी, हिंद स्वराज, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल। कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है, ये आपको जवाब देना है। देखिए कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल सबको याद है, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज ये भी सबको याद है, राम मनोहर लोहिया, विल टू पावर ये भी सबको याद नहीं है, तो याद कर लीजिएगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म ये आपका गलत है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, मार्क्स और गांधी सोशलिज्म ये गलत है। ठीक है, ये किसने लिखा है? तो अमिताभ भट्ट का है, मार्क्स
और गांधी एंड सोशलिज्म किसका है? ये गांधी जवाहरलाल नेहरू का ये पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक है अमिताभ भट्ट का, याद रखिएगा, है ना, अमिताभ बच्चन मत याद रखिएगा, अमिताभ भट्ट का ये पुस्तक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये तीनों आपका सही है, ये पुस्तक आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 121 नंबर। 121 कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। जी हाँ, जो नीति निदेशक तत्व हमारा है आयरलैंड से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में है, भाग 4 में है ना, तो इसको क्या कहा जाता है? सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। कह रहा है कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है इसकी ओर इंगित करता है ना, यानी कि सामाजिक क्रांति का जो दस्तावेज है ये अनुच्छेद कितने में मेरे भाई? तो ये है आपका अनुच्छेद 38 में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नीति निदेशक तत्व लिया गया है आपको आयरलैंड से लिया गया है ना। देखिए अनुच्छेद जो आपका 51 है, बहुत 51 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 36 से लेकर के 51 तक आपका नीति निदेशक तत्व है। 51वां अनुच्छेद में क्या है, ये कई बार पूछा गया है। 51वां अनुच्छेद में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। बस इतना शब्द याद रखिएगा, दो शब्द, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद है आपका 49 में। ठीक है, चलिए, और अनुच्छेद 49 में किसका वर्णन है? 49 वाला भी पूछा गया है। तो 49 में ये प्रावधान है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक या कलात्मक अभिरुचि वाले स्मारकों का स्थान का संरक्षण करे, या फिर सिंपल एक लाइन में इसको याद रखिए 49 का, है ना, कि जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक है ना, उसका क्या करना है? हमें सुरक्षा करना है। ठीक है, जो राज्य या राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक, जैसे लाल किला, तो लाल किला को आपको क्षति नहीं पहुंचाना है। हमारा ताजमहल है, इसको क्षति नहीं पहुंचाना है, वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय स्मारक है ना, उसकी हमें रक्षा करना हमारा क्या है? कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है, वही तो नीति निदेशक तत्व है आपका, ये कर्तव्य आपका तत्व है कि आप इसको क्या करें? रक्षा करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 122 नंबर। 122 है भारत के प्रधानमंत्री। जी हाँ, अभी कौन है? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। कह रहा है कि नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं। तो देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री है ना, ये दोस्तों नियुक्त होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, ये मनोनीत नहीं होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं, ये नियुक्त किए जाते हैं। और अनुच्छेद कितने के तहत किए जाते हैं? 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त इनको कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं यही इनको नियुक्त करते हैं। जो भी बहुमत दल के नेता होगा उसे ये नियुक्त करेंगे आपका। ठीक है, ये तो सबको पता है। चलिए तो आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है 123 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? देखिए हमारा जो मौलिक अधिकार है ना, कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के वर्तमान में मौलिक अधिकार है। लिया कहां से गया है? तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के प्रवर्तन और निलंबन किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद वर्णन किया गया है दोस्तों 359 में। ठीक है, अनुच्छेद 359 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। याद रखिएगा 359। अनुच्छेद 352 में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 356 में क्या है? 360 में क्या है? ये सबको आपको याद ही होगा, है ना। 52, 56, 60 3 प्रकार का हमारे पास आपातकाल है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपातकाल है हमारे। 352 में है हमारा राष्ट्रीय आपात, और राष्ट्रीय आपात अभी तक कितना बार लगा है? 3 बार हमारे देश में लग चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन 356 में तो बहुत बार लग चुका है, और 360 वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों 124 नंबर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक
क्लास में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको बीपीएससी सेकेंड फेज के लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 क्लास तक सामाजिक विज्ञान का एमसीक्यू नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। एमसीक्यू मिलेगा, एमसीक्यू यानी कि जिस अनुसार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसी अनुसार से आपको यहाँ पर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनाया गया है दोस्तों, एग्जाम के व्यू से ही बनाया गया है और बीपीएससी के व्यू से ही बनाया गया है ना। और हम 12 तक बना रहे हैं, लेकिन उसमें अभी टाइम लग जाएगा, अब समय नहीं है कि नहीं। अब देख रहे हैं ना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद एग्जाम है, इतना जल्दी 12 तक नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट बार जब होगा तो 12 तक भी हम क्लास को चलाएंगे और 12 तक भी हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको 10 तक मिल जाएगा। ये आपका नंबर है 7857824310। इसमें 351 मात्र चार्ज है, उसके बाद आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो प्रश्न कह रहा था आपका कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भागीदारी हो सकता है। बताइए वो आदमी कौन है जो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, ठीक है। चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, भाग ले लेगा, वो है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है दोस्तों महान्यायवादी, है ना। और महान्यायवादी जो है आपके अनुच्छेद नंबर 76 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी होंगे, याद रखिएगा। और ये जो महान्यायवादी होते हैं ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है तो वो महान्यायवादी है, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 125। प्रश्न है कि संघात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। बताइए संसदात्मक सरकार में कह रहा है दोस्तों कि कार्यपालिका जो है अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, स्पीकर के प्रति। तो वो जो होती है दोस्तों विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के भैया 3 अंग होते हैं, है ना। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार 2 सरदार नहीं 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो एक तो विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, ठीक है, याद रखिएगा। संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। जैसे कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन प्रणाली है। तो यहाँ जो राष्ट्रपति है ना वो नाम मात्र के हैं, ठीक है, नाम मात्र के वो प्रमुख माने जाते हैं। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है वास्तविक प्रमुख संसदात्मक शासन में। अगला प्रश्न चलते हैं आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? देखिए हमारा जो प्रस्तावना है दोस्तों, इस प्रस्तावना को मात्र एक बार, है ना, मात्र एक बार संशोधन किया गया है। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और ये संशोधन जो एक बार हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 1976 में हुआ था। और इस संशोधन में दोस्तों क्या जोड़ा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द आपके एग्जाम क्लियर करा सकता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना में वो 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और मात्र अभी तक एक ही बार ये संशोधन हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 127। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? केवल राज्यसभा को प्राप्त वो अधिकार कौन सा है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना नहीं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तो आप राज्यसभा में भी ला सकते हैं, रोज लोकसभा में भी ला सकते हैं। और 1/4 सदस्यों का उस पर प्रस्ताव पारित होना चाहिए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना चाहिए, केवल राज्यसभा को नहीं। तो ये वाला भैया ये भी गलत है। सी है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, ये जो है
केवल राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है, हाँ ना, ये केवल किसको प्राप्त है, तो ये केवल राज्यसभा को प्राप्त है। और संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधि द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। दोस्तों अनुच्छेद कितने के तहत, 312, और ये केवल अधिकार दिया गया है किसको, तो राज्यसभा को। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है। बताइए, राज्य जो है वो संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है, तो वो है दोस्तों आपका बहुलवाद, है ना। वो क्या हो जाएगा, बहुलवाद जो है ना, जो बहुलवाद है ये राज्य संघों का राज्य है, राजनीतिक विचारधारा इसको समर्थन करती है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। हम चलते हैं अगला सवाल। प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा जो युग्म है सही सुमेलित नहीं है। नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ऑप्शन है जॉन रस्किन अनटू द लास्ट, जियोवनी सर्टोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी, पामर एंड परकिंस इंटरनेशनल रिलेशंस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है, हिस्ट्री ऑफ, कहां गया जी, जॉन रस्किन, राम मनोहर लोहिया, जॉन रस्किन। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आंसर नंबर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं यहां से आंसर निकल के आएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ई हो जाएगा। चलिए यहां जो दिया गया है आपको, तो ये वाला भी आपका सही है, जॉन रस्किन अनटू द लास्ट सही है, जियोवनी सर्टोरी डेमोक्रेटिक थ्योरी ये भी सही है, पावर एंड परकिंस इंटरनेशनल रिलेशंस ये भी आपका सही है। इसीलिए जो यहां पर सुमेलित नहीं पूछ रहा था तो सारे हमारे सुमेलित है, आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं दोस्तों, है ना। क्या आंसर हो जाएगा, ई नंबर कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका 130 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है। बताइए कौन सा जो तत्व है वो संघीय व्यवस्था का नहीं है। लिखित संविधान ये तो संघीय व्यवस्था का है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये भी संघीय व्यवस्था का तत्व है, सुदृढ़ न्यायपालिका ये भी संघीय व्यवस्था का तत्व है। तो भैया हमसे नहीं पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। और देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है ना भाई, ये तो बहुत छकाता है, कम से कम ये सब लोग को 10 नंबर नीचे ले आता, अधिकतर लोगों को ये गलत हो जाता है इससे, और 10 नंबर ये लेकर के डूब जाता है सभी लोगों को। तो इस बार भी ऑप्शन नंबर ई रहेगा और लेके डूबेगा, इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप डूबे नहीं। प्रश्न है 131 नंबर की, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। संविधान की आत्मा अगर पूछे दोस्तों, और वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, तब हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जब यहां पर आपको लगा दिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार। और इसी में दोस्तों 5 प्रकार के रीट की भी व्यवस्था की गई है, वो भी आप यहां से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 132 नंबर के, निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है। और देखिए 20 तारीख से हम आपको सक्षमता परीक्षा की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सक्षमता परीक्षा की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है दोस्तों 20 तारीख से शाम में 7 बजे से। ठीक है, शाम में 7 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो फटाफट आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा। उसके बारे में मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगा। प्रश्न है यहां पर है कि निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है। तो सुनिश्चित जो किया जाता है कि कार्यपालिका की शक्ति, शासन एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन। तो भैया सब तो सही है, ऑप्शन का हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषा है। ठीक है, अभी कितना भाषा है भारतीय संविधान में? 22 भाषा है। जब संविधान बना था तो कितना भाषा था? 14 भाषा था। सबसे पहले जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, है ना, और इसमें जोड़ा गया था आपको सिंधी भाषा, याद रखिएगा 15वां भाषा। उसके बाद होता है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, कब होता है? 1992 में होता है, और इसमें जोड़ा गया था आपको नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, 3 भाषा इसमें जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 71वें संविधान संशोधन 1992 में। उसके बाद होता है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, और इसमें जो जोड़ा जाता है मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, 4 भाषा। तो 4 भाषा यहाँ हो गया, 3 भाषा यहाँ हो गया, 1 भाषा यहाँ हो गया, तो 4 3 7 और 1 8 है। 14 पहले से था, 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना भाषा हो गया? 22 भाषा। टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख है हमारे संविधान में। और कौन से अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। टोटल अनुसूची कितने हैं दोस्तों? तो टोटल 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न है आपका 134 कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य जो है कौन से अनुच्छेद पूछ रहा है? तो 51 के ए में इसका वर्णन किया गया है, क्योंकि हमारा जब संविधान बना था ना तो मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन इसको दोस्तों जोड़ा कब गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था, है ना, और उस समय जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जाकर के जोड़ा गया था। ठीक है, वो हुआ था 2002 ईस्वी में 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया, और वो हुआ था 86वें संविधान संशोधन के तहत। क्या जोड़ा गया था कि जो भी बच्चे हैं 6 से लेकर के 14 साल तक उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के ए में दोस्तों, है ना। अनुच्छेद 21 के ए में भी ये वर्णन किया गया है जो हमारा मौलिक अधिकार भी है, और अनुच्छेद 51 के ए में भी इसको 11वें मौलिक कर्तव्य के तहत आपको जोड़ा गया था। ये चीज आप यहां से याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 135। प्रश्न है कि निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत टोटल कितने हैं? तो 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, याद है ना, भाग कितने में है? भाग 4 में है, याद रखिएगा। आयरलैंड से ये लिया गया है। तो कौन सा जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है? वो आंसर क्या होगा? कह रहा है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। बी नंबर है पर्याप्त जीविका साधन एवं नागरिकों का अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। देखिए यहां पर जो वर्णन है वो आपका ये वाला सही है, नहीं पूछ रहा था, ये भी सही है। निःशुल्क कानूनी जो सहायता है दोस्तों, ये आपके नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। निःशुल्क कानूनी सहायता ये नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान में मूलतः नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? देखिए 74वां संविधान संशोधन बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये हुआ था आपका नगर निगम के लिए, इसको बनाया मतलब संशोधन किया गया था। 74वां संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 1992 में, ठीक है, और 73वां भी हुआ था 1992 में ही, लागू हुआ था 1993 में दोस्तों, ठीक है। 92 में ये संशोधन हो गया था 74वां संविधान संशोधन, और इसके तहत हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 73वें के तहत दोस्तों 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये दोनों याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची। लेकिन यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम ऑप्शन नंबर ई पर चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर आपका।
है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पूछा गया है दोस्तों। जो 12वीं अनुसूची है इसमें टोटल कितने विषय जोड़े गए हैं? 18 विषय है। टोटल कितने विषय हैं 12वीं अनुसूची में? 18 विषय हैं। और जो 11वीं अनुसूची है हमारा पंचायती राज से संबंधित है, उसमें कितना विषय है? तो उसमें 29 विषय है। ये दोनों आपको याद रखना है, 29 विषय पंचायती राज में है और 18 विषय हमारे नगर निगम में है। ये आप याद रखिएगा 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची को। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 137 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है 84वां संविधान संशोधन, केंद्र राज्य संबंध। और अगला है संविधान के 52वां संशोधन, दल बदल, ये बिल्कुल सही है। संविधान का 73वां हो जाएगा पंचायती राज, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल 100% क्या है? रॉन्ग है। और रॉन्ग ही हमसे पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, 84वां जो संविधान संशोधन है ये आपका केंद्र राज्य संबंधित से संबंध नहीं रखता है। ठीक ना, तो ये चीज आप यहां से दोस्तों याद रखिएगा, है ना। 84वां संविधान जो हुआ था ये, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं कि 84वां संविधान संशोधन जो है ये 2001, है ना, 2001 द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है। ये केंद्र राज्य संबंध नहीं है। ठीक है, 84वां में क्या हुआ था? ये हुआ था 2001 में संशोधन, और इसमें ये कहा गया था कि 2026 ईस्वी तक लोकसभा हो या राज्यसभा हो, है ना, या विधानसभा हो, उसमें सीटों का जो बढ़ोतरी घटोतरी है वो 2026 तक उतना ही रहेगा। ठीक है, 2026 के बाद ही उसमें परिवर्तन किया जाएगा भाई। तो ये था इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। और जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था ये दल बदल से संबंधित है। और दल बदल जो है दोस्तों ये कब हुआ था 52वां? तो 1985 में ये संशोधन हुआ था, याद रखिएगा। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 38 नंबर कि भारतीय संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? देखिए कई बार बताएं, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अस्थाई मतलब जो कभी भी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा जो हमारा है ये कभी भी भंग नहीं होता है। कारण क्या है कि इसका भंग नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद जो है 80 में है, याद रखिएगा। अनुच्छेद कितने में है राज्यसभा? 80 में है आपका। और 79 में क्या है? तो 79 में है आपका संसद, है ना। और 80 में हो गया आपका राज्यसभा और 81 में हो गया आपका लोकसभा। ये तीनों आप लगातार यहां से याद रखिएगा। आखिर ये राज्यसभा दोस्तों कभी भंग काहे नहीं होता है? कारण ये है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके जो 1/3 सदस्य है ना, 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष, है ना, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, है ना, क्या हो जाते हैं? ये सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनके जगह पर नए फिर आ जाते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, सदस्य का कार्यकाल अगर पूछा जाए कि सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा अस्थायी होता है। ठीक है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक ना, ये चीज आप इसको याद रखिएगा। और एक चीज राज्यसभा से पूछा जाता है कि राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख अनुसूची कितने में है? तो राज्यसभा में जो सीटों का उल्लेख जो किया गया है ये 4थी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। सारे चीज आपको एकदम इधर से घुमा दे चाहे उधर से घुमा दे, आपको घूमना नहीं है ना। 4थी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। एक लाइक तो कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के द्वारा दोस्तों अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली दी गई है? तो 3 प्रकार की, है ना। 3 प्रकार की न्याय प्रणाली दी गई है दोस्तों। 3 प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है, याद रखिएगा। और वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये 3 प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है, ये भी आप यहां से याद रखिएगा, है ना। देखिए, और जो हमारा प्रस्तावना है ना, जो हमारा प्रस्तावना है
प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। न्याय प्रणाली कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अगर दोस्तों कहे कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है तो 5 प्रकार की। कौन कौन? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये जो 5 है अभी आपको नोट भी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि प्रस्तावना का दोस्तों स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है। और कितने प्रकार की न्याय प्रणाली है प्रस्तावना में तो 3 प्रकार की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये भी आप यहां से याद रखिएगा, है ना। और एक चीज अगर पूछे कि प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है तो समानता जो है वो 2 प्रकार की है ना। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कितने प्रकार की समानता? 2। कौन? प्रतिष्ठा और अवसर, है ना। स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्रस्तावना में? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और न्याय प्रणाली कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। प्रस्तावना दोस्तों ये मात्र अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये भी आपको याद रखिएगा। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं मैं सब चीज अभी आपको बता दिया था, बताइएगा जल्दी से कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। प्रस्तावना कहां से लिया गया है तो यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एकदम याद रखिएगा, है ना। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भाषा है ये फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसमें नारा दिया गया था और वहीं से लिया गया है दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, तो ये 3 शब्द आपको फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। और भारत में समाजवादी विचारधारा जो है वो पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित है। इतने सारे चीज आपको बता दिए। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 140 नंबर। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय की बात नहीं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है कहाँ है, क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय दोस्तों हेग में है। ठीक है, कहां है? हेग में है, नीदरलैंड का हेग में दोस्तों, नीदरलैंड के हेग शहर में आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर पूछे कि कितने जज होते हैं तो इसमें टोटल 15 जज होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है, कितने दिन तक अपने ये मतलब पद पर रहेंगे तो 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। सबसे ज्यादा दोस्तों यही होता है आपका, 9 साल तक ये अपने कार्यकाल में, मतलब इनका कार्यकाल होता है 9 साल का आपका। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा के सदस्य का कितना होता है? 6 साल होता है। उसी तरीके से इनका कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो जज होते हैं इनका 9 साल का होता है। अगला प्रश्न चलते हैं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पूछ रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो ये स्थापना हुआ था आपका 2001 ईस्वी में हुआ था ना, 2001 में हुआ था। और इसी को कहते हैं SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही इसका जवाब। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 142 नंबर। 142 कह रहा है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है। ये नंबर आपको दिया गया है दोस्तों, आपको पीडीएफ नोट्स के लिए, है ना, एनसीईआरटी नोट्स के लिए 6 to 10 के लिए आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे मिलेगा ये आपको बता दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको चार्ज उसमें लगेगा। प्रश्न है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए, संसदीय प्रकार की जो सरकार होती है, जैसे भारत में कैसी सरकार है तो संसदीय शासन प्रणाली है। इसकी जो एक प्रमुख विशेषता होती है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर ए यहां से भाई साहब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका यहां से बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल चलिए जी, अगला प्रश्न चलते हैं 142 नंबर कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है। बताइए, प्रश्न कह रहा है कि कोई नई अखिल भारतीय जो सेवा है वो किस प्रकार शुरू की जाएगी। कोई नई अखिल भारतीय जो सेवा है दोस्तों, ये अनुच्छेद 312 के तहत
संकल्प पारित करके शुरू की जाएगी। तो ये अनुच्छेद 312 आप यहां से देख लिए, आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये अधिकार एकमात्र अधिकार है राज्यसभा को, ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा शुरू करने का। यानी कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 312 के अधीन 2/3 भाग के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उस पारित प्रस्ताव पर संसद कानून बना सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है 144, कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल संघीय प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। देखिए, वित्तीय आपातकाल जो है ये अभी तक हमारे देश में कभी नहीं लगा है, और ये अनुच्छेद आपको रटाया गया होगा 360 में है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352, 356 और 360, ठीक है। ये भाग कितने में है भाई, तो आपातकाल जो है ये भाग 10 और 5 15 16 17 18, ये 18वां भाग में इसका वर्णन किया गया है आपातकाल का, 352 से लेकर के 360 तक। कई बार पूछा जाएगा भाई कि आपातकाल जो है ये भाग कितने में है, 18 में है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 52 से 60 तक है। 52 में राष्ट्रीय आपात, 56 में राष्ट्रपति शासन, 60 में वित्तीय आपात, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 145, कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है, बताइए। हाँ ना, भारतीय संविधान की वो कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची उसमें शामिल है, 8वीं, 12वीं या फिर पहली। क्या होगा, पहली अनुसूची में तो यही चीज वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। यानी कि जितने राज्य हैं हमारे देश में भी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में वर्णन जो है भारत के पहली अनुसूची में वर्णन है आपका। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैं आपको दोस्तों 12 अनुसूची को रटवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अनुसूची टोटल कितने हैं, 12 में से एक अनुसूची पूछ लिया जाता है बार बार। तो पहली अनुसूची यहां पर समझ लिए कि केंद्र और राज्य, है ना, किस में रहेगा, पहला में रहेगा। दूसरी अनुसूची में क्या आ जाएगा, तो वेतन और भत्ता। दूसरी अनुसूची में बस याद रखना है वेतन भत्ता, लिख लीजिए। तीसरी अनुसूची में क्या हो जाएगा, शपथ ग्रहण, बस 2 शब्द याद रखिएगा, तीसरी में शपथ ग्रहण। चतुर्थ में क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 5वां में क्या है, तो अनुसूचित जाति के प्रशासन, यानी कि एससी के प्रशासन किसमें हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में। 6ठी में क्या होगा, AMTM। 6ठी अनुसूची में क्या है, AMTM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं, है ना, उसके बारे में वर्णन है, ठीक है, प्रशासन के बारे में। और 7वीं में क्या है, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किसमें है, 7वीं में है। 8वीं में क्या है, भाषा। 9वीं में भूमि सुधार नियम। 10वीं में दल बदल। 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका। ठीक है, कितना आसान है, 12 याद रखिएगा, एक आपको पूछ लेगा आपको। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 146, कह रहा है कि चुनाव जो है वो सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। दोस्तों देखिए, चुनाव सुधार की प्रक्रिया में कह रहा है कि सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। तो वीवीपैट का प्रयोग जो सबसे पहले हुआ था, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर किसी को पता है तो बताइएगा, है ना। वीवीपैट जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था भाई, ये हुआ था नागालैंड के चुनाव में, है ना। ना ही केरल होगा ना ही बिहार होगा, वो आंसर होगा नागालैंड, है ना। और ये चुनाव हुआ था आपका 2013 में। 2013 में नागालैंड के नोकासेन विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका 147 नंबर कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से
बहिष्कार किए गए हैं। देखिए मौलिक अधिकार कह रहा है किस संविधान से, तो मौलिक अधिकार तो भैया किसको नहीं पता है, सबको पता है, बच्चा को पता है कि मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अमेरिका से आखिर क्या क्या लिया गया है नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दूंगा लिखूंगा नहीं, नोट कर लीजिएगा। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना सिर्फ अगर लिखा रहे क्वेश्चन में कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है तब अमेरिका मारिएगा, और जैसे ही लिख दे प्रस्तावना की भाषा तब ऑस्ट्रेलिया मारिएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो आपका मौलिक अधिकार हो गया, प्रस्तावना हो गया, न्यायिक पुनराविलोकन हो गया, आपका वित्तीय आपात हो गया, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य से उपराष्ट्रपति भी यहीं से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है 61 में ये भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो 3-4 आप जरूर याद रखिएगा, एक तो मौलिक अधिकार पूछा जाता है बार बार, एक आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग याद रखिएगा अमेरिका से, एक उपराष्ट्रपति याद रखिएगा अमेरिका से, प्रस्तावना याद रखिएगा अमेरिका से, ठीक है। ये सब सारे चीज आपको पूछा जाएगा, है ना। उसके अलावा अगर पूछे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से का लिया गया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जो है इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से सबसे जो इंपॉर्टेंट लिया गया है वो संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना में है तो 368 में है, भाग कितना में है तो भाग 20 में है, ये दोनों याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा, है ना। चलिए अगर पूछे कनाडा से का लिया गया है भाई, तो कनाडा से लिया गया है आपको संघीय शासन प्रणाली, कनाडा से संघात्मक शासन प्रणाली और राज्यपाल की नियुक्ति भी लिया गया है कनाडा से ही। रूस से क्या लिया गया है ना, रूस के बारे में अगर नहीं बताएंगे, सोवियत संघ के बारे में, रूस के बारे में, तो ये रूस जाएगा, है ना। जैसे आप रूस जाते हैं तो सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ये भी आपको याद रखना है। और ब्रिटेन से का लिया गया है तो संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया को काहे छोड़ दे, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, अभी बताए थे प्रस्तावना की भाषा, भाषा अगर पूछे प्रस्तावना की तब ऑस्ट्रेलिया, और सिर्फ प्रस्तावना तो अमेरिका, है ना। और समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है तो समवर्ती सूची लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 148 नंबर, कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि कितनी होती है। देखिए प्रथम लोकसभा का अवधि, अच्छा कौन थी ये पूछ रहा, कितनी होती है नहीं, मतलब प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसका अवधि कब से कब तक चला था आपका। देखिए प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, और ये 4 अप्रैल 1957 तक चला था, यानी कि अप्रैल 1952 से लेकर के अप्रैल 1957 तक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यहां पर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर कहे तो का कहिएगा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तो वो थे जी.बी. मावलंकर, जी.बी. मावलंकर याद है आपको। प्रथम लोकसभा अगर उपाध्यक्ष कहे भाई तो एम.ए. अयंगर, है ना, कौन हो जाएगा एम.ए. अयंगर, ठीक है, एम.ए. अयंगर हो जाएगा प्रथम उपाध्यक्ष लोकसभा के आपका, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 149, प्रश्न है कि एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, बताइए एकात्मक राज्यों में दोस्तों, है ना, केंद्र सरकार, यहां पर क्या फील होगा तो केंद्र सरकार यहां पर भरा जाएगा, केंद्र सरकार जो है वो सभी सरकारी कार्य करती है ना, यानी कि एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार जो है सभी सरकारी कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 150 नंबर, प्रश्न है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है। अब देखिए कोई राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय पार्टी बनना है, अभी नया राष्ट्रीय पार्टी कौन बना था दोस्तों, आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप, है ना, आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप केजरीवाल, याद रखिएगा। तो अभी जो मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है वो, और देखिए इसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में जो गलत कर दिया गया था, है ना। तो याद रखिएगा कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3
अलग अलग, है ना, 3 जो यहाँ पर दिया है अलग अलग राज्यों में, है ना, अलग अलग राज्यों से लोकसभा की सीटों का 2%, लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत, 2% आपको जितना अनिवार्य है, यानी कि यहां से आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर, यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए, तो आज इतना ही था दोस्तों इसका टेस्ट आज का। कैसा लगा आप लोग को बताइएगा। 40 सवाल यहां पर हम क्लियर कर दिए। यहां पर आपको बीपीएससी सेकेंड फेज का जो 1,22,000 आपका टोटल सीट है, जम के तैयारी चल रहा है। जो अभ्यर्थी थोड़ा चूक गए हैं तो घबराइएगा नहीं, इस बार आप छक्का मार दीजिएगा, एकदम उठाक मारिएगा लेकिन, ठीक है। हाँ, और यहां पर आपको एनसीईआरटी 6 to 8 और 9-10 सामाजिक विज्ञान आपको एमसीक्यू चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी 6 to 10 सामाजिक विज्ञान एमसीक्यू नोट्स आपको यहां पर चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में काफी सहूलियत होगा। 351 मात्र इसमें चार्ज है, जो हमारे नए स्टूडेंट हैं उनके लिए 351 ही चार्ज है। कोई लगता है कि नॉक कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मतलब आंसर नहीं मतलब ठीक है, इसका क्या है 351 यहाँ से आपका चार्ज है। आप इसमें जुड़ जाइएगा, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ये हमारा नंबर है 7857824310। ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यही है, और 351 इसमें आपको पे करना है। और जो लोग भी पे करेंगे तो भैया स्क्रीनशॉट आप हमें जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है, तुरंत भेज दीजिएगा, ताकि हम आपको तुरंत जोड़ करके तुरंत आपको 10 मिनट में सारा मटेरियल आपको भेज देंगे। आप किसी दूसरे नंबर से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी आपका व्हाट्सएप होगा ना, उसी से हमको स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ताकि हम आपको ग्रुप में, बीपीएससी सेकेंड फेज ग्रुप में जोड़ सके और आपको सारा मटेरियल दे सके। और डेली जो क्लास होती है इसका भी पीडीएफ आपको हम ग्रुप में ही दे देंगे, ताकि डेली वाइज आपको मिलते रहेगा। एग्जाम तक कोई भी अलग से चार्ज आपको फी नहीं लगेगा। तो ये रहा आपका नंबर, और ये रहा 351 मात्र चार्ज है। तो इसमें फटाफट आप इसको ले लीजिए और ये ऑफर का लाभ उठा लीजिए छठ पूजा तक, ठीक है। चलिए, भविष्य बनाना है भैया तो लग जाइए, है ना, और नहीं बनाना है तो आराम से कान में तेल डाल के सूत जाइए, ठीक ना। चलिए, तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी चैनल पर। और एक चीज और दोस्तों, कि आप सभी का जो सक्षमता परीक्षा है, तो सक्षमता परीक्षा की भी आपकी 20 तारीख से क्लास शुरू हो रही है ना, 20 तारीख से आपकी क्लास शुरू हो रही है। और सक्षमता परीक्षा जो है उसका भी चार्ज जो है वो मात्र 351 ही है। और जो ये प्रोसेस इसमें जुड़ने का है, यही प्रोसेस सक्षमता परीक्षा में भी जुड़ने का है। अभी उसका सिलेबस नहीं आया है, लेकिन अभी समान अध्ययन और साइंस की क्लास चलेगी उसकी, है ना। शाम में 7 बजे से उसकी क्लास होगी और 9 बजे से ये बीपीएससी वाला होगा आपका, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट, है ना सभी लोगों को। और छठ पूजा अच्छे से मनाइए, एकदम धूमधाम से मनाइए। आज खरना है, प्रसाद खाइए, और एक ही चीज माता से मांगिए कि माता इस बार हमारी रिजल्ट हो जाए, है ना, हमारा रिजल्ट हो जाए, सब लोग का हो जाए रिजल्ट एकदम, है ना, सब लोग का होगा। बस जम के लगे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।